आपात स्थिति और घाव के उपचार में प्राथमिक चिकित्सा। इसके अंतर्गत हम आज लक्ष्य, परिचय और अवलोकन, विस्तृत बिंदुवार स्पष्टीकरण, निष्कर्ष और अंत में प्रश्नोत्तरी देखेंगे। सबसे पहले लक्ष्य। प्राथमिक उपचार किसी भी बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता है। यह जिसमें जीवन को संरक्षित करने, स्थिति को बिगड़ने से रोकने में मदद मिलती है। परिचय। प्राथमिक चिकित्सा अपेक्षाकृत सरल तकनीकों से बनाया गया है, जो अल्पविकसित उपकरण के साथ किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली तकनीक है, तब तक जब तक वह व्यक्ति किसी पेशेवर चिकित्सक बीमारी व्यक्ति की सहायता के लिए ना जाए। सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक अंगों की चोट। इसके अंतर्गत आंतरिक चोट है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन केवल संदेह किया जा सकता है, जहां सतह पर आने की बजाय रक्तस्राव छाती या पेट की गुहा में होता है, जहां हृदय, फेफड़े, यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों का टूटना हो सकता है। आंतरिक चोटों के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि कोलिक्युलम स्किन हो जाना, यानी कि हमारी त्वचा ठंडी पड़ जाना, कमजोर या तीव्र नाड़ी होना, उथला और सांस लेने में तकलीफ होना, पीला चेहरा हो जाना, आंखें चारों ओर गहरे छल्ले के साथ गहरी धसी हुई हो जानी। रोगी आमतौर पर बेचैन और चिंतित रहता है और होश भी खो सकता है। यहाँ पे कुछ आंतरिक अंगों की स्पष्टीकरण की गई है। इसके अंतर्गत यहाँ पे जो आंतरिक अंग दिखाए गए हैं, उसमें कई बार चोट भी लगने की संभावना है। इसकी कई मान्यता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, चोट की जगह पर कोमलता होना, गहरी सांस लेने या तो खांसी पर दर्द होना, होठ या नाखून नीला हो जाना, खांसने पर खून भी निकल सकता है। इसके उपचार में हम सबसे पहले एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे। पीड़ित को आराम की स्थिति में सहायता प्रदान करना, इसके बाद माध्यमिक सर्वेक्षण का संचालन करना, इसके बाद रोगी की स्थिति को सावधानीपूर्वक निगरानी करना। किसी भी परिवर्तन के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अंत में चोट को स्थिर रखने में मदद करना और एक भारी ड्रेसिंग को सुरक्षित करें, जैसे कि एक कसकर हाथ से तौलिया बांधे। स्क्रीन पर दिखाया गया है कि एक कैडेट को आंतरिक चोट लगने की संभावना है और आसपास वह कैडेट है जो प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि खुला जख्म हो जाए तो हमें क्या प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें चाकू, गोली और किसी नुकीली चीज पर गिरने से होता है। इसकी मान्यता है कि सांस लेने में परेशानी होती है, वायु के रूप में ध्वनि से छाती की दीवार में उद्घाटन होता है, रक्त से सने हुए बुलबुले प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ निष्कासित हो सकते हैं और अंत में हमें एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है। उपचार में सबसे पहले ब्लीडिंग होना घाव का पहला संकेत है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि कान, नाक या मुंह में ब्लीडिंग हो रही है तो चेस्ट या फिर एब्डोमिनल घाव हो सकता है। अगर 10 मिनट तक एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो दबाव दिया जा सकता है। ऐसा करने से ब्लीडिंग रुक सकती है। अगर ब्लीडिंग किसी कट की वजह से हो तो उसे रोकने के लिए प्रयास किया जा सकता है। उसके बाद तुरंत कटी हुई चीज़ या कट वाली जगह में दबाव लगाएं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। अब किसी साफ कपड़े या तो फिर कॉटन का यूज़ करके उस जगह पर हम रख सकते हैं। ऐसा करने से ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। अगर ब्लीडिंग हाथ या पैर में हो तो उसे धीमा करने के लिए हाथ या किसी और चीज़ का ऊपर और उठाना चाहिए। ऐसा करने से ब्लीडिंग धीमी हो सकती है। घाव का प्राथमिक उपचार करने से पहले अपने हाथों को साफ करें, उसको धोएं। ऐसा करने से इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। खुले घाव में इन्फेक्शन जल्द ही फैलता है।
अगर ब्लीडिंग तेजी से हो रही है और हल्के दबाव में भी नहीं रुक रही है तो टूर्निकेट का उपयोग ना करें। इसके बाद हमें देखेंगे जलना। जलने के कई कारण हैं, जैसे कि यह गर्मी की वजह से या तो रसायन की वजह से हो सकते हैं। इसके अंदर सूखी आग या लौ के साथ संपर्क करने से जल सकते हैं। ढीला और स्कैंडल नरम गर्मी के कारण होता है, जैसे कि गर्म पानी, गर्म तरल पदार्थ की भाप लगने से यह हो सकता है। आखिर में है रासायनिक जलना। रासायनिक जलना मजबूत एसिड या क्षार के कारण हो सकता है। स्क्रीन पर दिखाया गया है कि अगर कोई हाथ या किसी जगह पर जलन महसूस हो या तो हम जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें उस जगह पर ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी चाहिए। उसके बाद उस जगह को साफ करके उसके ऊपर पट्टी यानी कि हमें नरमी से दबाकर पट्टी रखनी चाहिए। उसके बाद हमें ओटीसी पेन रिलीवेंट देनी चाहिए और आखिर में हमें अगर ज़रूरत पड़े तो एलोवेरा भी लगाना चाहिए। प्रथम सहायता और उपचार। यदि जलना रासायनिक है तो जल को स्वतंत्र रूप से जलने पर गिरने दें। पट्टी लगाकर जले हुए क्षेत्र को सुरक्षित रखें। साफ तौलिया या कपड़े से उसे ढकना चाहिए। पूर्ण आराम और बहुत सारे तरल पदार्थ भी लें। रोगी को आश्वस्त करें, आश्वासन दें। रोगियों को चिकित्सा सहायता के लिए ले जाएं। अब हम देखेंगे कि अगर सांप काटे तो हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। सांप के काटने में सांप के द्वारा खोखले और गहरे उभरे हुए काटने वाले नुकीले दांत के जरिए जहर हमारे शरीर के अंदर जाता है। काटने के निशान अंगों के हिस्सों पर होते हैं जो उजागर हो जाते हैं, यानी कि हाथ की आगे की जगह और पैर में निचले हिस्सों पर। इसकी प्रथम सहायता और उपचार यह है कि सबसे पहले साबुन और पानी से हमें उस जगह को धो लेना चाहिए। इसके बाद आहत व्यक्ति को दिलासा दिलाए और घटना के तथ्य पता करें। आश्वासन देने में उसे बताएं कि इससे उसकी मौत नहीं होगी। इसके उपचार है, बाद में हमें साबुन और पानी से धो ले। गीले कपड़े से डंक की जगह पर चमड़ी पोंछ ले। घायलों को करवट पर सुलाएं जिससे उल्टी हो तब भी श्वसन तंत्र में न चली जाए। टूर्निकेट का इस्तेमाल करें अगर आवश्यक हो तो। जल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जल्द से जल्द औषधालय या तो अस्पताल में भर्ती कराएं। यदि सांस लेना विफल हो जाता है तो कृत्रिम श्वसन भी शुरू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बिच्छू का काटना हो तो प्राथमिक उपचार कैसे करें। बिच्छू द्वारा काटने पर सांप के काटने जैसा ही व्यवहार किया जा सकता है। इसके प्राथमिक उपचार में यदि रक्त खींचा गया है तो घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। आहत व्यक्ति को दिलासा दिलाना चाहिए। जल्द से जल्द निकटतम औषधालय या तो अस्पताल में हमें उसे भर्ती करना है। इसके बाद विक्षिप्त कुत्ते का काटना। रेबीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो रेबीज कुत्ते द्वारा ही प्रेषित की जाती है। इसके इलाज में एंटी रेबीज वैक्सीन देकर बीमारी को रोका जा सकता है। चित्र में दिखाया है वैसे ही अगर एक रेबीज कुत्ता काटता है तो उसके मुंह से वायरस हमारे शरीर में चला जाता है और शरीर में जाकर हमारी मांसपेशियों में चला जाता है। उसके बाद वह धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और मस्तिष्क में वह वायरस जाकर हमारे मस्तिष्क के कार्य में रुकावट पैदा करता है। इसके प्राथमिक उपचार में तुरंत बहुत सारे पानी और साबुन से हाथ काटने के क्षेत्र में धो लें। उपलब्ध एंटीसेप्टिक से हाथ धोए तथा उस घाव को भी पहले धोए। एंटी रेबीज इंजेक्शन कोर्स के लिए मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। कुत्ते और रोगी को कम से कम 10 दिन तक निगरानी पर रखें। इसके बाद दम घुटना। जो कुछ भी श्वसन के साथ हस्तक्षेप करता है, सांस लेने में अनियमितता उत्पन्न करता है, जैसे कि श्वास अवरोधक से जाना जाता है।
दम घुटने के कई कारण हैं, जैसे कि भोजन का एक बड़ा टुकड़ा गले में अटक जाना, खाने को बिना चबाए जल्दी से निगल जाना, भोजन को जल्दी खाना, भोजन करते वक्त बात करना, भोजन से पहले शराब का सेवन करना, नकली दांत पहनने से भी दम घुटने के कारण दम घुटना हो सकता है, मुंह में भोजन रखकर चले या तो खेलने चले जाना। दम घुटने के उपचार। अगर व्यक्ति बात करने में असमर्थ हो तो उसके साथ बात ना करें। यह एक हेमलिंग विधि द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है, जैसे कि यह डायग्राम में दबाव, हमें फेफड़ों पर अपने हाथ रखना है और दबाव डालना है, जिससे कि कृत्रिम खांसी आती है और अटकी हुई वस्तु चटके से बाहर निकल आती है। यदि हेमलिंग विधि काम नहीं आती है या तो काम नहीं करती है तो आपातकालीन विभाग की टीम द्वारा नली डालकर या पुनर्जीवित चिकित्सा यानी कि CPR के माध्यम से सांस की नली से अटकी हुई वस्तुओं को निकाला जा सकता है। दम घुटने के कई संकेत तथा लक्षण हैं, जैसे कि सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना, सांस से धड़धड़ाहट होना, खांसने में असमर्थता होना, त्वचा, नाखून और होठ नीले पड़ जाना। यदि सांस की नली में अटकी बाहरी या तो अयोग्य वस्तु नहीं निकलती है तो बेहोशी भी हो सकती है। जहरीली गैस से दम घुटना। अपने आप को सुरक्षित रखें और जितनी जल्दी हो सके बीमार दुर्घटना स्थान से हटा दें, क्योंकि यह जहरीली गैस तब फैलती है जब किसी रूम में AC चल रहा हो और बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा हो तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या या तो प्रमाण में बढ़ावा होता है और इससे दम घुटने जैसी चीज़ हो सकती है। बिजली के झटके के लिए प्राथमिक चिकित्सा। पीड़ित व्यक्ति को घटनास्थल से हटाने का प्रयास ना करें। पहला काम यह करें कि बिजली के स्रोत को बंद कर दे या लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके बिजली के स्रोत को बंद कर सकते हैं। सांस चल रही है या नहीं चल रही है उसकी निगरानी जरूर रखें। यदि सांस नहीं चल रही है तो CPR का उपयोग कर सकते हैं। आपातकालीन चिकित्सा सहायक को जल्द से जल्द बुलाएं। अब हम देखेंगे अवशन, अनकॉन्शियसनेस और कोमा यानी कि बेहोशी की हालत में अगर व्यक्ति हो जाए तो उसके उपचार में क्या करना। उसके कई कारण हैं, जैसे कि मस्तिष्क की कार्यवाही में रुकावट आना, केंद्रीय ग्रीवा प्रणाली के कार्य के साथ कुछ हस्तक्षेप के माध्यम हो जाते हैं। इसे हम अनकॉन्शियसनेस या तो बेहोशी की हालत कहते हैं। बेहोश या तो कोमा के कारण कई हैं, जैसे कि दिल की धड़कनों का अनियमित हो जाना यानी कि ब्लड प्रेशर का अनियमित हो जाना। हो सकता है कि गर्भवती व्यक्ति को भी होने के लक्षण हो सकते हैं। यदि हमारा पेट खाली हो तो हमें बेहोशी की हालत या तो हम बेहोश हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा भावुक होने पर भी बेहोश होते हैं। तनाव की स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसके प्राथमिक चिकित्सा यह है कि यह बीमारी बहुत गंभीर है तो हमें उस व्यक्ति को जल्द से जल्द नज़दीकी आपातकालीन चिकित्सक सहायता को बुलाना चाहिए। अब हम देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा डूबने के वक्त क्या क्या की जाती है। यदि आप अकेले हैं तो व्यक्ति को किसी तरह स्थानांतरित करें और उसको किसी भी तरह बाहर निकालने का प्रयास करें। श्वास के लिए जांच करें। यदि व्यक्ति श्वास नहीं ले पा रहे हैं तो पल्स की जांच करें। 10 सेकंड के लिए नाड़ी की जांच करते रहें। यदि कोई पल्स नहीं है तो CPR प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान से व्यक्ति को जगह दें। वयस्क या तो बच्चे की छाती के बीच में हाथ की एड़ी रखें और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखकर पुश करें। एक शिशु के लिए 2 उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह है CPR के चरण। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को हिलाना है और जोर से आवाज़ भी देनी है ताकि वह बेहोशी की हालत में से बाहर निकल सके। उसके बाद हमें नज़दीकी अस्पताल से प्राथमिक चिकित्सा के लिए या तो अस्पताल से एम्बुलेंस को बुलाना है। उसके बाद हमें उस व्यक्ति की
श्वसन क्रिया को जांचना है कि चल रही है कि नहीं। इसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को उसकी छाती पर रखकर पुश करना है, जिससे कि श्वास लेने में उसे मदद मिल सके। इसके बाद अगर हम ये कर पाए तो यही हमें 1 मिनट में 30 बार उस व्यक्ति की छाती पर पुश करना है, और हम यही चीज़ 2 बार रिपीट करेंगे, जिससे कि यह सरलता से काम कर सके। इसके बाद अगर जख्म और घाव लग जाए तो क्या करना चाहिए? घाव का भरना या जख्म की मरम्मत एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा त्वचा यानी कि कोई अवयव चोट लगने के बाद स्वयं ही मरम्मत करते हैं। घाव के कई प्रकार हैं, जैसे कि आंतरिक घाव, चीरफटा घाव, छिद्रित घाव, भीतरी चोट या तो नील। घाव के यह कुछ प्रकार हैं। खुला हुआ जख्म यानी कि ओपन वाउंड को वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंसाइज्ड वाउंड यानी कि चीरे वाला घाव। एक घुमावदार हथियार के लगने से चीरे वाला घाव की चोट आती है। ताजी चोट लगने पर हेमाटोमा बनने लगता है। दूसरा प्रकार है चीरा फटा घाव। इसके अंदर ऐसी चोट व्यक्ति के तब आती है जब उस व्यक्ति पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया है। धारदार हथियार से किए गए प्रहार का परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के शरीर के जिस भाग में प्रहार होता है वहां की चमड़ी चीर जाती है। जितना घातक हथियार होगा उतनी ही गंभीर चोट आएगी। इस चोटों में आमतौर पर दुर्घटना और हमलों में देखी जा सकती है। अगला है खरोच। इसके अंदर यह घाव वाहन दुर्घटना, उंगली के नाखून से काटने से या दांत काटने या किसी हथियार के वार से शरीर में लगने से शरीर की त्वचा की ऊपर की सतह खरोच आती है, जिसको हम खरोच कहते हैं। इस चोट का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह चोट सूखने में गहरा, भूरा या तो काला भी हो सकता है। जब ये चोट ठीक होती है तो इनका कोई स्थायी निशान भी नहीं रहता है। इसके बाद छिद्रित घाव। ऐसा घाव शरीर में किसी नुकीली चीज या तो तेज चीज लगने से होता है, जो शरीर में घुसती है और छेद बना देती है। कुछ छिद्रित घाव सतह तक ही होते हैं और कुछ सतह से ज्यादा गहराई तक हो जाते हैं, जो कि स्रोत पर आधारित होते हैं कि घाव की चीज से क्या हुआ। छिद्रित घाव में आमतौर पर अत्यधिक रक्तस्राव नहीं होता है। आमतौर पर ये घाव बिना किसी हस्तक्षेप के काफी जल्द बंद हो जाता है। अगला है पेनिट्रेटिंग वाउंड। यह ऐसा घाव है कि ऐसा घाव तब होता है जब शरीर या शरीर के किसी भाग में नुकीली या तेज चीज त्वचा में घुसती है, तो यह घाव को हम पेनिट्रेटेड वाउंड कहते हैं। घुसने वाली चीज शरीर की त्वचा में रह सकती है और बाहर भी आ सकती है, या तो त्वचा के आर पार भी जा सकती है। पेनिट्रेटिंग आघात बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति के शरीर के आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जो कि सदमे और संक्रमण जैसे खतरों का प्रमाण हो सकता है। एवोल्यूशन वाउंड या तो विदारण। प्राथमिक चिकित्सा घाव के लिए क्या क्या की जाती है? एक आरामदायक स्थिति में रोगी को रखें, ब्लीडिंग रोकें यदि कोई हो तो, घाव को छूने से पहले और छूने के बाद एक रोगाणु संरक्षण साबुन या तो एक शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, जैसे कि बीमारी ना फैले। घाव को स्वच्छ पानी से या सही ढंग से पतला किए हुए एंटीसेप्टिक तरल के साथ साफ करें। कोमल घाव के आसपास की त्वचा सूखी करें। घाव को पट्टी बांधकर उसकी रक्षा करें। सबसे महत्वपूर्ण, रोगी को अस्पताल भेजें। घाव ड्रेसिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है? एंटीसेप्टिक, कपास, गेज पाइसी, दस्ताने,
कैंची, सर्जिकल टेप, पट्टियों, बैंड, ए और एस ऑइंटमेंट पाउडर, यह चीज़ें घाव के ड्रेसिंग के लिए अति आवश्यक है। अंत में अब हम जाएंगे निष्कर्ष के तरफ। इस अध्ययन का निष्कर्ष है, यदि प्रारंभिक अवस्था में ठीक से देखभाल की जाए तो घाव जल्द ही ठीक हो सकता है। परिणाम स्वरूप घायल व्यक्ति कम पीड़ित होता है और काम को फिर से शुरू करने के लिए एक स्वस्थ और मजबूत व्यक्ति के रूप में समाज के लिए उपलब्ध होता है। अपनी दिनचर्या के आधार पर एनसीसी कैडेट को चोटों का खतरा होता है और इसलिए स्कूल या घर में साथी कैडेट का या तो दोस्तों की मदद करने के लिए इस बुनियादी ज्ञान के अधिकतर होना चाहिए। अंत में आपको इस अध्याय का रिवीजन करने के लिए प्रश्नोत्तरी रखी गई है। इसमें सबसे पहला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है? दूसरा, जब एक कैडेट को प्राथमिक चिकित्सा देने की आवश्यकता होती है तो सामान्य आपातकालीन स्थिति क्या होती है? तीसरा, एक जले हुए मरीज को क्या प्राथमिक उपचार दिया जाएगा? चौथा, एक पागल कुत्ते के काटने के मामले में क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? और आखिरी, सांप के काटने के लिए कौन सी प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।